अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर हन्नान। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए, स्मोक के आसार कुछ कुछ शहर के ऊपर नजर आना शुरू हो गए। जैसे ही मौसम सर्द होता चला जा रहा है, दर्जा रात कम होता चला जा रहा है, मौसमी तब्दीली की वजह से हवा में जो जर्रात है माहौलियाती आलूदगी के, उसकी वजह से स्मोक का खतरा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और यह भी सुनने में आ रहा है कि कोरोना की सेकंड लेयर भी आ रही है। तो कोरोना की सेकंड लेयर को मद्देनजर रखते हुए अगर स्मोक की सूरत हाल को देखा जाए तो ये काफी संगीन हो सकती है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन कॉज करती है। और कोरोना को अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस मौजूद है और वो स्मोक के अंदर सफर करता है तो उसे ट्रिगर करने में भी हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। अब देखना यह है कि आज के दिन का मौसम कैसा होगा शहर फैसलाबाद का। जानते हैं टुडेज वेदर में। रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं। रमजान, बताइएगा शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल क्या है? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम जो है वो आज भी कदरे कम गर्म है। दिन भर का मौसम मुअतदिल रहेगा। रात का मौसम जो है वो ठंडा रहा और सूरज की चमकदार किरणें होने के बावजूद मौसम में ये तब्दीली नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में मौसम में मजीद ठंडक जो है वो महसूस की जा सकेगी। इसके साथ साथ रात के दर्जा हरारत में जो है वो पिछले 2 से 3 रोज में कोई कमी या बेशी नजर नहीं आ रही। दर्जा हरारत वहीं पर अटका हुआ है। तहम दिन के दर्जा हरारत में आज 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा जो है वो मुतवक्के है, और जिसकी बड़ी वजह यह है कि हवाएं जो हैं वो किसी कदर साकन दिखाई दे रही हैं, जिसके सबब फैसलाबाद का मौसम जो है वो दिन के वक्त थोड़ा सा पहले की निस्बत गर्म महसूस हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 16 जबकि ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब लगभग 60% है। हनान, ये नमी बाद दोपहर कम हो जाएगी और थोड़ी सी आज विजिबिलिटी जो है वो किसी हद तक मुतासिर हो रही है। ताहम आने वाले दिनों में अगर बारिशें होती हैं तो विजिबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क ताहम मुतदिल रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों के अंदर बारिश होती है तो मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर बारिश ना हुई, खुश्क सर्दी का राज हुआ शहर फैसलाबाद पे, तो स्मोक के बढ़ने के चांसेस भी हैं। जैसे गुज़श्ता दिन हमने गुफ्तगू की कि स्पेशल एजुकेशन सेंटर में 3 बंदे जो हैं, 3 स्टूडेंट्स खास तौर पे कोरोना वायरस की तशखीस उनके अंदर हो चुकी है और एक उस्ताद जो है उनके अंदर भी कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है, जिसके बाद एक खौफ की लहर है जो कि हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही है। बच्चों को स्कूलों के अंदर भेजते हुए वालिदैन डर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये मौसम की तब्दीली की वजह से कोरोना जो है एक बार फिर सर उठाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खतरे की घंटी तब बजती है कोरोना के साथ साथ अगर स्मोक भी आ जाता है, तो ये मामला कहां तक जाएंगे, किस नहज पे जाके खड़े होंगे। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने आज दावत दे रखी है डॉक्टर बिलाल को, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। उनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर आजादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं चाहूंगा डॉक्टर बिलाल की तरफ चलें और मौजूदा सूरत हाल से के हवाले से बात करें। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि रैंडमली कुछ स्कूलों को सिलेक्ट किया गया था और वहां पे 100 या 70 टेस्ट जो हैं वो रैंडमली किए गए थे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि महकमा हेल्थ के पास कितनी कैपेसिटी है टेस्टिंग फैसिलिटी की, क्योंकि यहां पे तो 7 लाख के करीब या 8 लाख के करीब बच्चे मौजूद है स्कूलों के अंदर। सबके तो टेस्ट नहीं किए जा सकते। रैंडमली सिलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर है और कितने स्कूलों में किया जाएगा? क्या इस कैपेसिटी को आइंदा आने वाले वक्त में बढ़ाया भी जाएगा? जी शुक्रिया हनान। एक्चुअली पूरे पंजाब के लिए जो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसमें यह था कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के 300 के करीब रैंडमली टेस्ट फोर्टनाइटली किए जाएंगे। 300 टेस्ट करेंगे, उसके बाद अगले 300 के टेस्ट 15 दिनों के बाद किए जाएंगे। इसी तरह जो स्कूल्स हैं जिनकी तादाद 3000 से कम है या 3000 तक है, उनके अंदर तकरीबन 200 टेस्ट किया जाएगा, और जो 2000 वाले हैं वो 100, और जो 1000 वाले हैं उनमें 75 के करीब टेस्ट किए जाएंगे। उसमें चूँकि स्कूलों के अंदर ऑल्टरनेट डेज पे हाफ बच्चे आ रहे हैं, मतलब आधे बच्चे अगर मंडे को आते हैं तो आधे बच्चे ट्यूसडे को आते हैं, इस पॉलिसी के तहत चल रहे थे। और उसमें जितना टीचिंग स्टाफ था या कैंटीन स्टाफ था या वो लोग जो खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड थे उनको स्पेशली फोकस किया गया। उसके अलावा बाकी जो बच्चे थे उनके रैंडमली टेस्ट किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों में तो इतनी पॉजिटिविटी नहीं आई पिछले दिनों में, जब से हम ये टेस्ट कर रहे हैं सितंबर से लेकर सितंबर और अक्टूबर 2 माह में तकरीबन हमने ये टेस्ट किए हैं। उसमें
5-6 बच्चे सिर्फ स्कूलों के पॉजिटिव निकले थे। लेकिन पिछली बार प्रोबेबिलिटी रेट सर यहाँ पे देखा जाए तो ये 5-6 भी बच्चे हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं जी। तो प्रोबेबिलिटी रेट हाई हो सकता है इसका। हाँ बिल्कुल, उसमें जिस तरह ये सेकंड वेव एक आ रही है उसके अंदर हाई होने के चांसेस हैं, उसी तरह ये इनकी स्क्रीनिंग जो है उसको हम बढ़ा देंगे। दूसरे नंबर पे मार्केट्स, शादी हॉल्स और जो होटलों का स्टाफ था जो सर्विंग में और कुकिंग में था, उन सब की हमने सैम्पलिंग की है, वो भी ठीक निकले। मतलब बेसिकली ये वो वाले लोग थे जिनसे आगे स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा थे, कि जो कुकिंग के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या जो सर्विंग के अंदर लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे वो। फिर इसके अलावा मार्केट्स के अंदर चूंकि अच्छा खासा रश होता है तो मार्केट के अंदर से रैंडम सैम्पलिंग जो की हमने वो की। अभी चूंकि पिछले एक माह से तकरीबन थोड़ा सा नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज करने को, पहले 1500-1600 के करीब हम टेस्ट डेली बेसिस पे कर रहे थे और उनमें से 2 या 3 पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन ये पिछले हफ्ते से पॉजिटिविटी की तादाद थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई है, 7, 8, 9, 10 तक पॉजिटिव लोग आना शुरू हो गए। इसकी वजह मौसम में तब्दीली है। देखें, ये हमारा नेचुरल फ्लू का सीजन स्टार्ट हो गया है ना। जो ही ये टेम्परेचर नीचे जाएगा, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये एक आप कह लें कि ये हमारा ट्रेडिशनल सीजन है फ्लू का, कि इसमें नॉर्मल ये सीजन क्यों है? क्या वायरस को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है अपने आप को पॉलिफ्रेट करने के लिए? हर मौसम हर बीमारी के लिए अलग-अलग होता है। मतलब जब मई जून का महीना आता है तो उसमें टाइफाइड या गैस्ट्रो की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह मार्च अप्रैल के महीने में चिकन पॉक्स वगैरह जो वायरल इन्फेक्शन हैं वो ज्यादा उनके केसेस आते हैं। इसी तरह जब ये सर्दी का मौसम होता है तो उसमें कॉमन कोल्ड जिसको हम कहते हैं, कि जिसको कहते हैं नॉर्मली ठंड लग जाना, तो उससे ये नज़ला जुकाम के जो केसेस हैं वो एक इंक्रीज आती है। तो ये पिछले अगर हम 5-6 सालों का ट्रेंड देखें तो हर साल में हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने ऐसे हैं कि जिनमें फिगर डबल हो जाती है नॉर्मली सारा साल के मरीजों की निस्बत। तो एक तो ये नॉर्मल सीजन भी है इसमें। दूसरा नंबर ये कि हम पिछला पूरा साल कोरोना का करते आए। हमारे कोरोना जो स्टार्ट हुआ था वो एंड ऑफ द मार्च में जाके स्टार्ट हुआ था, उसमें हमारा सर्दी का सीजन गुजर चुका था। तो ये पहला सर्दी का सीजन आया आफ्टर दिस कोविड एपिडेमिक, तो इसमें केसेस इंक्रीज होंगे ये डेफिनेटली, क्योंकि जिसको हम सेकेंड वेव कह रहे हैं वो डेफिनेटली आएगी और इसमें केसेस इंक्रीज होंगे। और जब एक एपिडेमिक आती है तो तकरीबन उसको 1-1.5 साल लगता है सेटल होने में, और ये केसेस अभी अगले साल तक आते रहेंगे। हमें इन केसेस के साथ ही सर्वाइव करना है, हमें अपनी रूटीन एक्टिविटीज भी करनी है और इनके साथ रहना है, बिकॉज इस एपिडेमिक को खत्म होने में तकरीबन अगला दिसंबर लगेगा हमें। यानी आपके कहने का मकसद है हर्ड इम्यूनिटी कंप्लीट गेन करने के लिए, गेन करने के लिए इतना टाइम लगेगा। जब ये सारी पॉपुलेशन में से गुजर जाएगा एक दफा वायरस, उसके बाद ये इसकी एपिडेमिक खत्म होगी। लेकिन ये बड़ा डेंजरस सिनेरियो है जो आप बता नहीं, नॉर्मली किसी भी एपिडेमिक का यही सिनेरियो होता है ना, लेकिन वो इतने लीथल नहीं होते ना। लेकिन नहीं, अब जो केसेस आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी वो नहीं है ना जो पहली वेव में आई थी ना। पहली वेव के अंदर तो हमारे हॉस्पिटल एडमिशन इतने थे कि 550 बेड हमने हॉस्पिटल में लगाए थे, वो 550 भर गए थे। अभी आप देखें कि हमारे पास हॉस्पिटल एडमिशन सिर्फ 4 हैं, कि 4 बंदे सिर्फ हॉस्पिटल में दाखिल हैं। 60 बंदे जो पॉजिटिव हैं इस वक्त पिछले 15 दिनों के अंदर हमारे, वो सारे के सारे इस वक्त होम आइसोलेशन पे गए हुए हैं, उनके अंदर वो सिम्टम की इंटेंसिटी नहीं। और जो 4 बंदे दाखिल हैं उनमें से भी कोई वेंटिलेटर पे नहीं है इस वक्त। 2 सिर्फ पेशेंट ऐसे हैं जो ओल्ड एज है, उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, वो ऑक्सीजन के ऊपर है। लेकिन अच्छा, ये वायरस बड़ा डाइवर्स है और अपनी डाइवर्सिटी चेंज करता रहता है वक्त के साथ साथ। क्या इसमें सिम्टम्स में या इसकी कह सकते हैं आपके अगले बंदे को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए कोई चेंजेस आई हैं, जेनेटिक चेंजेस हुई हैं इसमें? देखिए जी, सर्वाइवल की जंग दोनों ही लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, वायरस भी लड़ रहा है। वायरस भी अपने आप को मॉडिफाई करी जा रहा है कि मैं किस तरह बेहतर अटैक करूं, हम भी अपने आप को मॉडिफाई करी जा रहे हैं कि किस तरह हम उसके अटैक से बचें। तो ये दोनों तरफ से बराबर की जंग जारी है। और उसके अंदर जो हमें सिवियरिटी जून या जुलाई के महीने में आई थी कि जिस वक्त बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी अटैक किया था इसने, जरूरी नहीं है कि हर बंदे के ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाए। बहुत ज्यादा जनरल फटीग के पेशेंट्स भी हैं कि जिनको सिर्फ फटीग हो रही है, थकावट नहीं खत्म हो रही उनकी, अगर उनका टेस्ट करें तो वो भी कोविड में पॉजिटिव आ जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डायरिया लगता है और मोशन आई जा रहे हैं, 15-20 दिन हो गए मोशन नहीं ठीक हो रहे, तो वो भी कोविड के अंदर आ सकते हैं। मतलब जिस एरिया के अंदर वायरस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बॉडी पार्ट के अंदर, उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। और इसे सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है? इसको सिम्टोमेटिकली बेसिकली ट्रीट किया जाएगा। जितनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जितनी आपकी कुव्वत मुदाफियत अच्छी होगी, उतना अच्छा आप इसके खिलाफ रिस्पॉन्स देंगे। अब देखें,
चूंकि ये 8-9 महीने की एक बीमारी है अभी, मतलब लास्ट अगर हम पहला केस देखें तो 2019 के दिसंबर में चाइना में आया था, लेकिन ओवरऑल अभी ये 10-11 माह की टोटल पूरी दुनिया के अंदर जो एपिडेमिक है। अभी ब्रिटिश के अंदर मैं एक पढ़ रहा था, रिसर्च उन्होंने की, तो उसके अंदर उन्होंने लॉन्ग कोविड के नाम से इसको बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ, सिम्टम्स आए, उसके बाद वो सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करते हैं। मसलन महीना 2 महीने गुजर गए, उनकी फटीग नहीं खत्म हो रही, उनका डायरिया नहीं रुक रहा, उनके अंदर कोई और स्किन की कोई प्रॉब्लम बन गई तो वो स्किन की नहीं ठीक। उसमें रिसर्चर्स जो थे उन्होंने यही जो पिछले 8-10 महीने का एक्सपीरियंस में लिखा कि ऐसी जगह जहां पे वायरस अपनी इन्फेक्टिविटी में नहीं रहता, कि उसकी इन्फेक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो जो डैमेज करता है उसको डैमेज को हील होने में 2 से 4 से 6 माह का टाइम भी लग जाता है। कि लोगों को अगर सांस की प्रॉब्लम है तो वो ऑक्सीजन के बगैर सांस तो ले रहे हैं, लेकिन एक्सर्शन करते हैं तो फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जाते हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, मतलब और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मामला बेहतर होते चले इतनी जाएंगे। लंबी बीमारी नहीं है कि उसके ऊपर कोई प्रॉपर हमारे पास रिसर्च हो। हम पिछले 8-10 महीने के जितने हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे चीजों को अखज कर रहे हैं अभी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अज़ादार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अज़ादार, जिस स्कूल से बच्चे इन्फेक्टेड निकले हैं, क्या उनको घरों में कॉर्डन ऑफ किया गया है, या उनके जो पेरेंट्स हैं या बहन भाई हैं उनके टेस्ट किए गए, या जो उस्ताद निकले उनके घर वालों के टेस्ट किए गए? हनान, इसका ना एक मुकम्मल लाहेअमल महकमा सेहत की जानिब से बनाया गया है। प्राइवेट जितनी भी लेबॉर्ट्री हैं वहाँ पे भी टेस्ट हो रहे हैं, सरकारी जो लेबॉर्ट्री है अलाइड हॉस्पिटल में बनी हुई है, जिसे BSL 3 लैब, बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब जिसे कहा जाता है, यहाँ पे भी टेस्ट हो रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट डैशबोर्ड पे जब अपलोड होती है तो उसके फ़ौरन बाद महकमा सेहत मुतहरक होता है, और जो महकमा सेहत की टीमें तश्कील दी गई हैं वो उसकी कॉन्टेंट जो सैम्पलिंग है वो लाजमी करते हैं ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जाए। यानी उनकी सैम्पलिंग उसकी हो रही है। जैसे आपने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर की बात की, वहाँ पे जब हमारे एजुकेशन रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू किया, जो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, तो उनकी जानिब से 4 रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया था कि 3 स्टूडेंट्स और एक जो थी वो टीचर थी जो कि कोरोना से मुतासर हुई। इसी सिलसिले में ही महकमा से जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है हेडक्वार्टर, उनकी जानिब से लेटर लिखा गया ADCG को 26 अक्टूबर को, जिसमें लेटर में ये जिक्र किया गया कि 7 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस के पॉजिटिव हैं इस स्कूल में, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में। यानी वो 4 बता रहे और ये 7। इसका फर्क है। उनके पास जो रिपोर्ट आई थी मैडम के पास, वो आई गुज़िश्ता 24 घंटे की, अगले दिन वो पहुंची तो उनके पास रिपोर्ट मौसूल हुई 4 की। अब महकमा सेहत के पास जो रिपोर्ट आ रही है वो अपडेटेड आ रही है। अब उनके पास जब 7 की रिपोर्ट आई तो उन्होंने 7 के हवाले से जिक्र किया, जिसमें 6 बच्चे थे जिनकी उम्र 10 से 12 साल थी, और एक जो खातून थी जिसकी उम्र 40 साल थी, वो टीचर थी वहाँ पे, वो मुतासर हुई। इसके बाद ADCG को लेटर लिखा गया और ये सिफारिश की गई कि इस इलाके में जो है वो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए, और जो स्कूल है इसे सील किया जाए। स्कूल को सील कर दिया गया वहाँ पे, और अभी तक स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो अभी तक देखने में नज़र नहीं आया, ना ही इस किस्म का कोई तहरीरी लेटर ADC या किसी और इंतजामी अमूर पे जो है जारी किया गया जिसमें यह जिक्र किया गया हो कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया। फिलहाल अभी तकरीबन 26 अक्टूबर को लेटर गया है, और आज आप डेट देख लें कि 28 हो चुकी है, तीसरा दिन जा रहा है। फिलहाल अभी तक हमें किसी किस्म का उस इलाके में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन देखने के हवाले से कोई भी एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ कानून क्या कहता है अज़ादार इस हवाले से? मेरे ख्याल में 5 की हवाले से है कि अगर 5 केस रिपोर्ट हों तो उस इलाके के हवाले से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, या उस इदारे को जिस इदारे में ये केस रिपोर्ट होते हैं तो उसके हवाले से इकदाम करने के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर वो अदा किया गया। इस सिलसिले में मजीद जो बेहतर है वो तो डॉक्टर बिलाल साहब बता सकते हैं, मगर इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है हमारी, यहाँ पे भी हमारे 6 स्टूडेंट जो थे, देखें यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर MBBS, ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटी हैं ये खोल दी हैं, और सबसे पहले यूनिवर्सिटियाँ खुली, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद फिर जो हुकूमती पॉलिसी थी स्कूल खुले, फिर महकमा प्राइमरी जो छोटे स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल वो खुले। जब यूनिवर्सिटियाँ खुली तो फर्स्ट ईयर MBBS, सेकेंड ईयर, और इनके क्लासेस के वाले से बाकायदा यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल बनाया, और इनके टेस्ट वगैरह भी रैंडम जो थे वो यूनिवर्सिटी इंतजामी जम से किए जाते रहे, और यूनिवर्सिटी इंतजामी ने एक कमरा भी वहाँ पे स्पेशल तौर पे बनाया गया जिसे स्क्रीनिंग रूम का नाम दिया गया। अगर किसी भी स्टूडेंट में अलामात पाई जाती हैं तो वो उस कमरे में आता है और वहाँ पे उसको जो वो सैंपल किए जाते हैं। अब जो फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट हैं, अब जब उनकी क्लासेस शुरू हुई हैं तो इन क्लासों में से जो है वो स्टूडेंट सामने आने शुरू हो गए कि ये जो थे कोरोना का शिकार हुए। 6 तलबा तालबात शामिल हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हुए। इनमें से 2 स्टूडेंट जो थे वो हॉस्टल के रिहायश पजीर थे,
बाकी जो थे वो फैसलाबाद शहर के ही हैं और वो दिल्ली अपने घरों से आते थे। जब इनके 6 की रिपोर्ट हुई है तो इस सिलसिले में फिर महकमा सेहत की जानिब से लेटर लिखा गया DDHO हेडक्वार्टर के साथ। हमारी कल जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम महकमा जो PMC इंतजामिया उनसे रब्ता करेंगे और उन्हें ये कहेंगे कि जिस क्लास से मुतासर स्टूडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं उस क्लास को सील किया जाए 12 दिन के लिए, और इसके साथ साथ जिस हॉस्टल में स्टूडेंट जो हैं वो शिकार हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, उस हॉस्टल को जो है वो 12 दिन के लिए सील किया जाए। मगर इस सिलसिले में PMC इंतजामिया की जानिब से तो एक मीटिंग बुलाई गई, एकेडमिक कौंसिल की, तालीमी कौंसिल इजलास की, जिसमें तमाम प्रोफेसर शरीक हुए। अच्छा, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ये किया कि जी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जो क्लासें हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, अब इन्होंने अपने इम्तिहानात के नज़दीक ही आना है और इन्हें इम्तिहानात के नज़दीक ही बुलाया जाए। इसलिए इन स्टूडेंट्स को जो है वो घरों को भिजवा दिया जाए। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल में रह रहे हैं तो उन्हें 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि आप 48 घंटे में जो है हॉस्टल वो छोड़ दें और अपने घरों को जो है वो रवाना हो जाए। फाइनल ईयर MBBS के स्टूडेंट जो ज़्यादातर जिनकी तादाद मैं बता रहा हूँ कोरोना से मुतासर हुए, इन्हें जो 10 दिन की रुख्सत दे दी गई है कि आप 10 दिन के लिए अपने घरों को जा सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ये कहना है कि 4th ईयर के जो है वो इम्तिहानात होने लगे हैं, इसलिए हम 4th ईयर को जो है वो घरों को नहीं भिजवा सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि इसकी जो तालीम है, मेडिकल की तालीम, आप भी समझते हैं कि दीगर तालीम से जो है ये मुश्किल होती है। इसलिए 4th ईयर को जो है वो हॉस्टल में इन्होंने रिहाइश दे दी है कि सिर्फ 4th ईयर जो है वो स्टूडेंट जो है वो हॉस्टल में रहेंगे और 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वही फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड कर सकेंगे। अब कल जब ये फैसला हुआ तो उसके बाद फिर 4th ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे रब्ता करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स का अब गिला शिकवा यहाँ पे ये देखने में नजर आ रहा है, गिले शिकवे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इंतजामिया आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाने जा रही है इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ अज़ादार हुसैन मौजूद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। अज़ादार, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि स्टूडेंट्स गिला कर रहे थे मेडिकल यूनिवर्सिटी के। हाँ, तो जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जब उन्हें पता चला कि हमारी क्लासें होंगी और हमें ही हॉस्टल में जो है रखा जाएगा, तो स्टूडेंट्स का ये कहना था क्या हमारी जान नहीं है, क्या हमारी ज़िंदगी नहीं है। अब जहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए, वो कंटीन से भी हो सकते हैं जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में बनी हुई है, वो एडमिन ब्लॉक भी हो सकता है जहाँ पे वो रोज़ाना आते जाते हैं, वो बेंचेस भी हो सकते हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है बैठते हैं, तो वो हॉस्टल की जगह भी हो सकती है जहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बैठते थे, अब वहाँ पे उन्हें बैठना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो एक स्प्रे इसका सर्विलेंस के हवाले से कोई जो स्प्रे किया जाता है उसके हवाले से अभी तक उनका ये कहना है कि यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का जो है वो देखने में नज़र नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से किया गया। अच्छा, स्टूडेंट्स की जानिब से हमारे पास कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई फाइनल ईयर के हवाले से, जिसमें अगर मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊँ तो कम से कम 200, 250 बच्चे जो है वो इकट्ठे हुए हैं और ग्रुप फोटो जो है वो बना रहे हैं। पिछले दिनों फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से कुछ एक्टिविटीज़ जो थी वो स्टूडेंट्स के ज़िम्मे लगाई गई और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने येलो कलर्स के, अगर एक क्लास के ज़िम्मे लगाया कि उन्होंने येलो कलर के जो है लिबास पहने हैं जिसमें फीमेल और मेल तलबा शामिल है, तमाम ने एक ही लिबास पहना हुआ है और तमाम ने फिर जो थी वो अपने ग्रुप फोटो भी बनाए। तो अब स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो वायरस है, एक तरफ तो वायरस से फैलाव को रोकने के लिए इकदाम के हवाले से जो है बात की जाती है और दूसरी तरफ जो है वो आप देखें कि स्टूडेंट जो है वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं और इस तरह जो है वो वायरस फैल सकता है। अब स्टूडेंट्स का यही गिला है कि हमें बुलाया जा रहा है, अब हम भी जो है वो वहाँ से मुतासर हो सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि वायरस किस जगह मौजूद है, किस जगह नहीं, और किस से जो है वो वायरस फैला है। तो अब स्टूडेंट्स का यही गिला देखने में नजर आ रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को चाहिए था या तो कोई बाकायदा तौर पर SOP बनाए जाएँ इस सिलसिले में हमारे बचाव के लिए, कोई वहाँ पे स्प्रे वगैरह करवाया जाए और क्लासें जो है मखसूस की जाए, वहाँ पे कोई स्प्रे वगैरह करवाया जाए और इस तरह के इकदाम किए जाएँ कि वो जो है कोरोना वायरस से मुतासिर ना हो। दूसरी जानिब जब हमारी फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो कायम मकाम वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर भी हैं वो मैडम हिना शाह, हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना था कि स्टूडेंट्स ने जो था वो एहतियात नहीं की, जिसके सबब वो कोरोना वायरस का जो थे वो शिकार हुए। अब उनका ये कहना है कि सख्ती से इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोरोना वायरस का शिकार ना हो। और उसकी वजह भी उनका यही कहना है कि बचाव के हवाले से जो इकदाम किए गए हैं वो यही किए गए हैं कि हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की जो क्लासेज हैं उन्हें घरों को भिजवा दिया, हॉस्टल जो है खाली कर दिए गए। ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो हॉस्टल में रह सकेंगे जो कि किसी दीगर इलाकों ममालिक से हैं और वो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो लिहाजा वो कहीं और नहीं जा सकते, इसलिए उनकी जो रिहाइश है वो भी हॉस्टल में रहेगी, मगर उन्हें जो है वो अलहदा से रिहाइश दी जाएगी। और जो स्टूडेंट 4th ईयर के होंगे इन्हें एक अलहदा से जो है हॉस्टल में जगह दी जाएगी
ताकि ये जो वायरस है इसे फैलने को जो है मजीद रोका जा सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या बनाने जा रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से? अगर किसी जगह पे केसेस ज्यादा निकलते हैं, 5 से ज्यादा केसेस निकलते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन किस तरह से किया जाएगा? वो इलाका कॉर्डन ऑफ किया जाएगा या वो घर कॉर्डन ऑफ किया जाएगा? जी हनान, बिल्कुल इसमें बड़ी क्लियर और वाज़ेह पॉलिसी है हमारी। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी दी हुई है, आप देखें कि पिछले माह एक फैमिली के 10 बंदे पॉजिटिव आए थे मदीना टाउन के एरिया के अंदर, और उसमें भी ऐसे ही था कि वो इंग्लैंड से आए थे, उनके कुछ रिलेटिव, तो उसके बाद उनमें से एक का टेस्ट हुआ, वो बीमार थी, उनकी वालदा 87 ईयर्स के करीब उनकी एज थी। जब उनका टेस्ट हुआ तो फिर हमारी टीमों ने उनकी फैमिली को जब टेस्ट किया तो वो 9 बंदे उनमें से और पॉजिटिव निकले। तो ये एक बड़ा डिफाइंड किस्म का प्रोसीजर है कि जब भी किसी भी लैब से कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव की जनरेट होती है तो वो हमें फौरी तौर पे इतला हो जाती है। उसकी वो एंड्रॉइड ऐप है जिसके अंदर वो शो होती है, और साथ ही उसके बाद हमारी टीमें जो हैं वो उसके कॉन्टैक्ट्स को कवर करने के लिए निकलती हैं। उसमें उनके घर के कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, उनकी वर्किंग प्लेस के कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, और इवन उनके रिलेटिव्स भी जो उनके घर आए गए हो उन सबको करते हैं। अब देखें कि मतलब तकरीबन हम एक अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उसमें 20 से 25 के करीब कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं उनके हम टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इस चीज को रूल आउट करने के लिए कि स्प्रेड कितना जा रहा है डिजीज का। अभी जो सेकंड वेव जिसको हम कह रहे हैं उसके अंदर डेफिनेटली पेशेंट तो अपीयर होना शुरू हो गए, मगर उनके अंदर वो सिम्टम्स की सिवियरिटी नहीं है। इसलिए आप देखें कि 60 के करीब हमारे पेशेंट हैं जो घरों के अंदर आइसोलेट हैं, वो अपने घरों के अंदर ठहरे हुए हैं, और मोस्टली अब आहिस्ता आहिस्ता चूंकि हम इस डिजीज में से मुख्तलिफ चीज़ों को देख के आ रहे हैं, तो 10 डेज का एक टाइम है कि जिसके अंदर आप रिकवरी में आ जाते हैं, चाहे आपका लैब रिजल्ट पॉजिटिव भी हो, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे, एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं, तो वो इसका मतलब है कि आप उस वायरस को स्प्रेड नहीं कर रहे। आपको जब तक सिम्टम्स आ रहे हैं, आप फर्ज करें खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, इस तरह के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप वायरस को स्प्रेड कर रहे हैं। WHO अब ये कह रहा है कि अगर आप पॉजिटिव भी हैं लेकिन आपको सिम्टम नहीं है कोई भी, तो आप स्प्रेड नहीं कर रहे वायरस को। इसी तरह आपने देखा होगा कि इन द एंड ऑफ फर्स्ट एपिडेमिक हमने डेड बॉडीज को वॉश करने की इजाजत भी दे दी, उनके घर वालों को दफनाने की इजाजत भी दी, वो भी इसी वजह से कि डेड बॉडी से वो स्प्रेड होने का चांसेस नहीं था। पहले चूंकि रोका इसलिए गया था कि हमें उस वक्त पता ही नहीं था कि डेड बॉडी से भी स्प्रेड हो सकता है कि नहीं, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो जब सांस नहीं ले रहे तो वो बेसिकली तो सांस से या हमारे ड्रॉपलेट से नहीं भी, लेकिन जब नहलाया जाता है, टच तो किया जाता है उस शख्स के, अगर फेस पे या बॉडी पे वो वायरस मौजूद है तो उसको, लेकिन वो पूरे SOPs के साथ अगर ग्लव पहन के आप सूट पहन के नहलाते हैं उसको, तो वॉश करते हैं। देखें हम इससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिन डिप्टी कमिश्नर शो के अंदर आए थे, उन्होंने बताया था कि इस तरह एक डेथ हुई थी जब उस औरत को 4 औरतों ने नहलाया, उनके टेस्ट किए गए तो उन चारों में पॉजिटिव था। ये बिल्कुल स्टार्ट जब हुई थी ना एपिडेमिक, उस वक्त अभी पता नहीं था, तो वो लेकिन सर नानकपुरा के इलाके में मैं बताता हूं आपको, उसमें ये नहीं कि उस बेचारी डेड बॉडी से आगे फैला होगा, हो सकता है उनके इर्द गिर्द के घर वालों में से किसी को हो, जिसकी वजह से लोग इकट्ठे हुए जनाजे पे और उनमें से 4-5 पॉजिटिव आए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जन्म लेता है, अगर इस तरह से फैल नहीं सकता तो उन चारों में ही क्यों निकला जिन्होंने नहलाया? क्या तब महकमा सेहत ने भी डर के पॉजिटिव तो नहीं कर दिया? नहीं, मेरी बात सुने, देखिए स्प्रेड तो ऐसे ही है ना कि मुझे अगर पॉजिटिव है और मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं, उसको मैंने नहीं किया, मैंने खांसा है जाके, मेरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन गई है तो उसके बाद जाके हो गया। अब देखिए हम इससे बचने के लिए कर क्या रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं ना हाथों को, या सोप वाटर वॉशिंग कर रहे हैं, तो बॉडी को भी तो सोप वाटर से ही वॉश कर रहे हैं ना हम। इसलिए उसमें जान मतलब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें, मतलब पहले पॉजिटिव आता था तो एक खौफ था कि जो बंदे को आधा मार देता। हाँ, खौफ नहीं है, अब डिप्रेशन कम। हाँ जी, उसमें यह कि जितना ज्यादा आप डिप्रेशन में जाते थे उतने आपके कोविड से कम और दूसरे सिस्टम्स का फेलियर ज्यादा शुरू हो जाता था। बिल्कुल है। अब वो कम हुआ है सिस्टम्स का फेलियर उसमें। अब रेस्पिरेटरी केसेस कम हुए, पहले हर बंदे को वेंटिलेटर की तलाश थी, अब हमें पता चला कि नहीं यार वेंटिलेटर इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट तो हाई प्रेशर ऑक्सीजन है ज्यादा। क्या आप हाई प्रेशर ऑक्सीजन जितनी ज्यादा देंगे, जब ऑक्सीजन की उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो वो रिकवरी की तरफ आ जाएगा। ठीक, वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो मतलब एक नई एपिडेमिक है, नई डिजीज है, कोई रिसर्च नहीं है, हर बंदा जो एक्सपीरियंस लर्न कर रहा है वो दूसरों के साथ शेयर कर रहा है ना, वो अद्वियात जो पिछले 10 साल से कभी नहीं बिकी थी, इस कोविड की वजह से फेसबुक पे चलने से वो बिक गई। एक्टर्मा और डेका, मतलब एंटी मलेरियल दवाइयों का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, सारी दुनिया ने दुकानों से मलेरिया की दवाई खत्म कर दी कि वो। इसी तरह बहुत सारी ऐसी अद्वियात थी जिनको कोई पूछता नहीं था,
मतलब एक स्केबिस के लिए एक मेडिसिन आइवरमाइट आती है, नॉर्मली हम जानवरों को कॉन्गो वाला को इंजेक्शन भी लगाते हैं और उसका स्प्रे भी करते हैं, वो उस मेडिसिन बहुत इस्तेमाल हुई। इतना लोगों ने, उसका भी कोई रोल नहीं है इसके अंदर। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि ये जिनका कहा जाता था कि एवरमाइट से वायरल लोड बॉडी के अंदर कम किया जाता है और डॉक्टर्स रिकमेंड भी कर रहे थे। उस वक्त तक नहीं पता था। उस वक्त जो आता था उसको फॉलो करने की कोशिश करते कि ये गाइडलाइन, WHO ने अपनी 10 दफा गाइडलाइंस चेंज की है ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से लर्न किया और चीजों को इंप्रूव किया। और आप देखिए वैसे ये वायरस बड़ा चातर वायरस है, इसने तमाम एक्सपीरियंस जो हमने गेन किए उसके बाद नजरियात अपने चेंज करने पे मजबूर कर दिया इसने हमें। हाँ, उसमें देखें, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई कि शुरू में ऑटोप्सी की इजाजत नहीं थी। हाँ, जब ये पहले डेथ्स हुई हैं तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऑटोप्सी नहीं करनी, फौरी उससे तौर पर भी ट्रिपल वायरस- रैपिंग करें, बंद कर दें। हाँ। कुछ लोगों ने की ऑटोप्सियां, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये वायरस नहीं है केला, इसके साथ बैक्टीरिया थे जिन्होंने ज्यादा इन्फेक्शन की, एंटीबायोटिक दें, पहले एंटीबायोटिक नहीं थी, ट्रिगर किया ना उसे। ट्रिगर किया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हुई इसके ऊपर, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा डेंजरस हो गई। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो थी वो इसके अंदर आई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी मैनेजमेंट हो गई। अगर हम स्टार्ट ऑफ द कोविड देखें और अब सेकंड फेज को देखें तो अब देखें ना कि इसमें पहले होम आइसोलेशन बिल्कुल नहीं थी। अगर कहीं को पॉजिटिव आता था तो हम उसको घर से उठा के ला के हॉस्पिटल में दाखिल करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि नहीं यार, हॉस्पिटल में ये दूसरी इन्फेक्शन भी एक्वायर्ड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक बंदा एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई सांस की प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई फीवर नहीं है, तो उसको घर में भी आइसोलेट किया जा सकता है। तो घर में आइसोलेट करने से हमारा नंबर ऑफ रिकवरी बढ़ा कि देखा कि यार वो अपने एटमोस्फियर के अंदर रह रहा है, अपनी नॉर्मल डाइट ले रहा है, अपनी रूटीन के मुताबिक रह रहा है घर के अंदर, तो उसकी जो इंप्रूवमेंट है वो जल्दी हो रही है, उसमें सिम्टम्स कम आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लर्न किया और मॉडिफाई किया। इसी तरह अब देखिए सेकंड एपिडेमिक आ रही है, उसमें जिस तरह आजादार ने बात की कि स्टूडेंट देखें ना, हम एजुकेशन को स्टॉप कर सकते हैं इस वक्त, ना हम अपना रोजगार रोज का बिल्कुल लोगों ऐसे ही। को, सिर्फ हमें एसओपीज को फॉलो करना है। उसमें इदारे या गवर्नमेंट जितना मर्जी जोर लगा ले, जब तक लोग खुद नहीं एसओपीज को बिल्कुल follow हमें करेंगे। अपने आप से शुरू करना चाहिए। अगर मैं खुद नहीं अपनी एहतियात करता तो मैं गवर्नमेंट को नुकसान इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मैं अपने इदारे को इसका जिम्मेदार, मुझे जब कहा गया कि मैं मास्क पहन के आऊं, मैं हैंड वॉशिंग करूं, अगर मैं किसी इन्फेक्टेड चीज को या किसी भी ऐसी चीज को कि जिसको बहुत सारे लोगों ने, मतलब सीढ़ियों पे जा रहे हैं तो रेलिंग को बहुत सारे लोग टच करते हैं, मैंने भी टच कर लिया। दरवाजे को अगर खोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैंडल को टच करते हैं, मैंने भी उसको टच कर लिया। कोई फोन है, कोई पेंसिल है जो कॉमन यूज किया, मतलब आप जाए तो कहीं धागा बांध के पेंसिल लटकाई होती है, अपनी ना हो तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। एटीएम मशीन्स को बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो अगर मैं प्रिकॉशंस नहीं ले रहा तो इसमें मेरा ज्यादा कसूर है कि मैं क्यों नहीं अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहा या साबुन से धो रहा, या मैं क्यों नहीं मास्क पहन के क्राउडेड स्पेस पे जा रहा। अब ये जो बच्चे 5-6 इन्वॉल्व हुए, वो भी सिर्फ इसलिए हुए कि उन्होंने अगर गेट टुगेदर किया या क्राउडिंग किया तो उसमें उन्होंने मास्क नहीं यूज किए। डेफिनेटली जहां पे भी क्राउडिंग, अब इंडिया के अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा क्यों है वायरस? बिकॉज हाई रेज बिल्डिंग्स हैं वहां पे। उन बिल्डिंग्स के अंदर 500-500 फैमिलीज रह रही हैं बिल्कुल एक एक कमरे में। हमारे यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स का ट्रेंड नहीं है इतना। हमारे अगर आप देखें तो ट्रेंड तो क्या है ही नहीं मेरा ख्याल, यहाँ पे बहुत कराची कम में है बस, अगर ज्यादा देखें तो, बाकी नहीं है किसी और शहर में। अगर हमारे आप पेरिफेरी में जाएं, हमारे अब गांव में देखो तो खुले सेन है, एक एक दो दो कमरे हैं, लोग खुले फिर रहे हैं, वहां माहौल पर में ट्रेंड ऑफ रहना। डिजीज कम है। हमारे ज्यादा केसेस शहरों से रिपोर्ट हुए हैं जहां पे ज्यादा कंजेशन है, ज्यादा गैदरिंग है, ज्यादा पॉपुलेशन है। तो ये फर्क पड़ता है कि जहां पे ज्यादा लोग होंगे वो एक दूसरे के साथ कंटीजियस डिजीजेज अपनी शेयर करेंगे। उनमें से जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, वो उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत उनकी अच्छी होगी, वो बच जाएंगे। जिनकी कुव्वत मुदाफियत कम होगी वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा सर, ये वैसे ये भी देखने में इस नजर आया बीमारी में कि लोगों के यहाँ डाइट का ट्रेंड बहुत अप हो गया है। मतलब पहले जो आ रहा है दगड़ मगड़ चल रहा है बस, लेकिन अब डाइट कॉन्शियस हो गए लोग काफी, और अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करके अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप अगर शुगर कंट्रोल रहती है, बीपी कंट्रोल रहता है, इसके साथ साथ फैट कंटेंट और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहता है, तो बहुत सारी चीजें जो है बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। इसके ऊपर भी मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, अज़ादार से गुफ्तगू करते हैं। अज़ादार, पोलियो की क्या सूरत हाल है हमारे शहर के अंदर? केसेस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, किस तरफ सूरत हाल जा रही है? देखिए अनान, फिर वही बात आ जाती है, रिपोर्टर का काम है निशानदही करना, हालात व वाक़यात का जायजा लेते हुए। हम सारा दिन अफसरान में भी बैठते हैं, हम सारा दिन दर्जा चारम के मुलाजमीन में भी बैठते हैं, हम पब्लिक में भी जाते हैं, हम वहाँ से भी क्या चीज़ें कर रहे होते हैं, अफसरान की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, मुलाजमीन की भी जो है गुफ्तगू सुन रहे होते हैं।
मसला अब ये आ रहा है कि फैसलाबाद में जो इसका सीवरेज है, चिकेरे के मुकाम से हमेशा ही सीवरेज लिया जाता है। फैसलाबाद अगर अब 10वां महीना जा रहा है तो 6 बार मेरे ख्याल में 5 बार अब तक जो है वो पॉजिटिव आ चुका है वायरस सीवरेज से। इसके अलावा फैसलाबाद में जो है वो पोलियो केस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, मगर उसे जो पोलियो केसेस को नाम दिया गया है वो पोलियो ड्राइव्ड वैक्सीन का नाम दिया गया है कि बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए थे और वो पोलियो से मुतासिर उसके बावजूद हो गया। उसके बावजूद बच्चे का पोलियो के कतरे पीने के बावजूद पोलियो से मुतासर होना, ये एक सवालिया निशान है। इसके ऊपर हमारी कई दफ़ा अफसरान से बात हुई, मगर किसी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसे तसल्ली बख्श करार जो है वो दिया जा सके। अभी भी फैसलाबाद में जो है वो पोलियो मुहिम मनाई जा रही है। 31 अक्टूबर तक पोलियो मुहिम मनाई जाएगी। 13,30,000 का टारगेट जो है वो रखा गया। अब देखिए पूरी दुनिया से जो पोलियो ख़त्म होता जा रहा है, मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती देख लें कि हमारे पास अभी भी पोलियो के केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि हम बतौर शहरी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। अब भी पोलियो जो है वो कैंपेन चल रही है, तो वहाँ पे हमें वालिदैन की मुलाजमीन जो वैक्सीनेटर हैं या यूसीएम उनकी कॉलें आती हैं, हमें फ़ोन आते हैं कि हम फलां जगह पे गए थे तो हमें वहाँ से उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाने नहीं दिए गए। वालिदैन का ये कहना था कि हम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे। तो वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते हैं वालिदैन को मनाते हुए। ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जाते हैं, महकमा सेहत के अफसरान जाते हैं और वो वालिदैन को कायल करने की कोशिश करते हैं कि इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, ये आपके बच्चों के फायदे के लिए है। बिल्कुल डॉक्टर बिलाल से भी इस हवाले से मैं पूछ लेता हूं कि किस तरह की मुश्किलात है जो टीमों को वहां पे पेश आती हैं और आपसे आके फिर गिला करती हैं। कई दफा तो मार कुटाई के मामलात भी पेश आते हैं। ऐसे ही है, रिपोर्ट हुए अज़ादार? हाँ जी, ऐसे ही है। तो इसी सिलसिले में बात कर रहे थे कि केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इसमें यूसीएमओ का या वैक्सीनेटर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए, उसके बावजूद पोलियो केस वो रिपोर्ट हो गए। फैसलाबाद में मेरे ख्याल में तादाद जो 5 के करीब है ज़िले में पोलियो ड्राइव्ड वैक्सीन का, जिसे नाम दिया गया है महकमा सेहत या WHO की जानिब से। अच्छा, अब DDHO जो जड़ामाले थे, जब फैसलाबाद में मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में केस रिपोर्ट हुए थे, 2 बच्चे जो रिपोर्ट हुए थे, तो DDHO को जो था वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की तरफ भेज दिया गया कि आप महकमे को दोबारा रिपोर्ट करें, और DDHO की जो सीट थी वहाँ से उन्हें जो था वो फारग कर दिया गया। इसी तरह तांजराला में केस रिपोर्ट हुए तो वहाँ के भी DDHO को जो था वो फारग कर दिया गया और वैक्सीनेटर को जो था वो फारग कर दिया गया। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ जो थी वो शुरू हो गई थी। अब उनका ये कहना है कि हमने बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए, इसके बावजूद बच्चे में पोलियो वायरस जो था वो आ गया या पोलियो वायरस रिपोर्ट हुआ, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसका मकसद है कि वैक्सीन ही ठीक या पिलाने का जो तरीक़ाकार है वो ठीक नहीं, क्योंकि अक्सर औक़ात हमने ये भी रिपोर्टिंग की है कि बोगस रिपोर्टर जो हैं वो पोलियो के हवाले से फैल कर दी जाती हैं। ये महकमा सेहत ने ना एक टारगेट दे दिया जी कि आपने 100 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने ही पिलाने हैं। अब जो मुलाजिम है उसे पता है कि अगर मैं 100 बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाऊंगा तो मुझे शौकात नोटिस भी जारी होगा, मुझे जो है वो इंक्वायरियाँ भी भुगतनी पड़ेंगी। अब वो क्या करेगा? वो बोगस जो है वो उसकी ना रिपोर्टिंग करता है। अच्छा, मैंने एक मुलाजिम से सवाल किया, मैंने कहा फिर आप जो डालते हैं बोगस एंट्री, तो जो वाइल्स वगैरह इसकी होती है तो आप उसका क्या करते हैं फिर? वो तो यानी कि इजाफी आपके पास बच गई। तो अफसरान पूछ सकते हैं कि भाई ये तो आपने जो पिलाई है वो 50 बच्चों को पिलाई है वैक्सीन, आपके पास जो मौजूद है ये तो तकरीबन 80 बच्चों की है और आपने 80 बच्चे रिपोर्ट किए हैं, बाकी 30 बच्चों की वाइल तो हमारे पास मौजूद है, तो आपने 80 बच्चों को किस तरह पिला दिए? 50 वाइल्स आपने 80 बच्चों को किस तरह पिला दी? तो इस तरह आप पकड़े जा सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि जो नाली होती है ना, सीवरेज पानी, हम वहाँ पे बहा देते हैं और ये पता चलता है कि बहुत ही महंगी एक जो है वो वैक्सीन है। तो इस किस्म के जो मुश्किलात, इस किस्म के जो सामने है वो देखने में नजर आता है। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, स्ट्रेटेजी क्या होती है इनके खिलाफ जो ऐसा काम करता पकड़ा जाए? कई मुलाजिमीन फारग हो चुके हैं क्योंकि महकमा सेहत के अफसरान की जानिब से ही जो है कई दफ़ा अफसरान विजिट करते हैं, कई दफ़ा WHO के नुमाइंदे विजिट करते हैं, तो वहाँ पे वो जब देखते हैं और कॉल वगैरह करते हैं तो पता चलता है कि जी बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए ही नहीं, मगर वालिदैन का अंदराज के फलां टाइम पे बच्चे को लेके आए थे और उनका फ़ोन नंबर जो था वो लिखा होता है। जब वो रब्ता करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे ने यहाँ से पोलियो के कतरे जो थे वो पिए ही नहीं। तो वहाँ से फिर बाकायदा तौर पर इंक्वायरियाँ शुरू होती हैं। बात करने का मकसद ये है कि वो मुलाजिम है महकमा सेहत का, वो आम शहरी है,
जब तक हम बतौर शहरी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तब तक जो है मसाइल का हमें सामना करना पड़ेगा, और जो है पोलियो का इसी तरह हमें जो है वो सामना करता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ना लाइटर मूड थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं डॉक्टर बिलाल के साथ। अब बिल्कुल आजादार ने जो बातें की, मैं थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन जी जरूर। दुनिया में 3 तरह का पोलियो का वायरस है, जिसको हमने पोलियो वायरस 1, पोलियो वायरस 2 और पोलियो वायरस 3 का नाम दिया हुआ है। जब हमने ये स्टार्ट की कैंपेन 1984 से, तो उस वक्त 1, 2, 3 तीनों के खिलाफ हम कैंपेन कर रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि पोलियो 2 के केसेस आने बंद हो गए, पोलियो 1 और पोलियो 3 के केसेस आ रहे हैं। तो 2016 के अंदर हमने उसको मॉडिफाइड वैक्सीन, जो WHO की रिकमेंडेशन थी, उन्होंने पोलियो P1 और P3 के खिलाफ वैक्सीन लॉन्च कर दी, और क्योंकि P2 खत्म हो गया था, तो उसके बाद से 5 साल से ये चलती रही। अब हुआ ये कि समहाउ बलोचिस्तान में कहीं कोई वायल ऐसी थी, उस वक्त तमाम की तमाम वैक्सीन जो तीनों वायरसेस के खिलाफ थी उसको कलेक्ट कर लिया, लेकिन बलोचिस्तान में कहीं पे किसी ने वो वायल जमा नहीं करवाई और वो वायल कहीं पड़ी रह गई उधर, क्योंकि ये सबसे पहला केस बलोचिस्तान में रिपोर्ट हुआ, जिसको हम P2 का केस कहते हैं, जिसको वैक्सीन ड्राइव्ड केस, जिस तरह आजाद ने बताया, जो 5 केसेस फैसलाबाद में आए। अच्छा, वो वहां से चला, उसके बाद KPK में उसका केस रिपोर्ट हुआ, फिर पिंडी में केस रिपोर्ट हुआ, लाहौर में, फिर इस तरह फैसलाबाद में केस रिपोर्ट हो गया। हुआ ये कि जो हम पोलियो की वैक्सीन बच्चों को पिछले 5 साल से दे रहे हैं, वो पोलियो 1 और पोलियो 3 के खिलाफ है, लेकिन जो 3.5 माह के ऊपर हम इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, उसके अंदर P1, P2 और P3 के खिलाफ वैक्सीन है। अब देखिए, जो बच्चे वैक्सीन ले रहे हैं और साथ उनकी रूटीन की इम्यूनाइजेशन हो रही है कि पैदाइश के ऊपर भी उनको टीका लग रहा है, 1.5 माह पे, फिर 2.5 माह पे, फिर 3.5 माह पे, फिर 9 माह पे, वो सारी वैक्सीन करवा रहे हैं, उनमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ना। वो प्रॉपर वैक्सीनेशन ले रहे हैं, प्रॉपर वैक्सीन की डोज जा रही है और उनको प्रोटेक्शन दे रही है। जिन बच्चों को ये हिफाजती टीके टाइमली नहीं लग रहे, अगर एक इंजेक्शन लग गया BCG का, या उन्होंने पहला इंजेक्शन पेंटा का लगवा लिया और पोलियो नहीं लगाया, दूसरा तीसरा इंजेक्शन नहीं लगाया, उनके अंदर ये केसेस जो हैं आ रहे हैं। और ये जो अभी अजादार बात कर रहे थे, DDHO 2 फारिग किए हैं या वैक्सीनेटर फारिग किए हैं, वो इसलिए नहीं किए कि वहां पे पोलियो का केस आया, वो इसलिए किए कि वो जो केस आए हैं उनकी रूटीन इम्यूनाइजेशन नहीं हुई थी। कोई जब बच्चा रिपोर्ट होता है तो उसकी रूटीन इम्यूनाइजेशन चेक करते हैं, उनके पास कार्ड होता है, अगर उनके पास कार्ड नहीं है, वो वर्बल हिस्ट्री देती है, तो वैक्सीनेटर के पास 3 तरह के रजिस्टर हैं जिनके अंदर वो बच्चों की एंट्री करता है। एक उसका डेली रजिस्टर होता है कि आज उसने इस बच्चे को इंजेक्शन लगाए, फिर वो सारा डेली रजिस्टर, एक मुस्तकिल रजिस्टर जो पूरे साल का रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री करता है। अनटिल अनलेस हम पूरी तहकीक के बाद किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि अगर तो डेली रजिस्टर में भी एंट्री नहीं है, उसके मुस्तकिल रजिस्टर में भी बच्चे का नाम या टीके नहीं मिल रहे, और उसके पेरेंट्स भी कोई हिस्ट्री नहीं दे रहे उसकी वैक्सीन की, तो फिर वैक्सीनेटर क्या करता रहा है उधर, और उसको चेक करने वाले ऊपर वाले अफसर क्या करते रहे, उनका जुर्म बनता है तो उनको फारिग बगैर जुर्म के नहीं करते। डेफिनेटली जिस तरह आजाद ने बताया टीमें करती, बिल्कुल टीमें ऐसे करती थी कि अपना टारगेट पूरा कर लिया, और ये पिछले 1 साल से हम इस चीज पे लगे हुए। इस वक्त हमारे 850 के करीब सुपरवाइजर्स हैं जो सिर्फ टीमों को घंटे 1.5 घंटे बाद जाके चेक करते हैं कि कितने बच्चे इन्होंने कर लिए और कितनी वैक्सीन यूज कर ली। वैक्सीन बड़ी कॉस्टली है और बड़ी मुश्किल से असल में हमारे जैसा नहीं ना, हमें हम मुफ्त दे रहे हैं ना, मतलब हम भी मांग रहे हैं ये वैक्सीन ना, मतलब अगर हमें पैसे खर्च करके पिलानी पड़े तो शायद हमारे मुल्क के 10% लोग इसको पिला सकें, बाकी 90% ना पिला सकें। तो ये तो उनकी मेहरबानी है WHO की या उन रोटरी वालों की या दूसरी दुनिया के जो ममालिक जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो रहेगा। इसलिए हम आप देखें कि कोविड में हमारी कंपेन्स रुकी नहीं है। कोविड के बाद से कोविड के SOPs को फॉलो करते हुए हमने दोबारा कैंपेन स्टार्ट की और CVD केस जो आए ये उस एरिया के अंदर ज्यादा आए। अब जब वैक्सीन स्टार्ट हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह CVD केसेस रुक गए। दूसरे नंबर पे ये जब हम एलिमिनेट करने जाते हैं किसी चीज को तो उसमें हम अपनी चीजों को सख्ती से चेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये जो हमारी सैंपलिंग हो रही है, एनवायरमेंट सैंपलिंग, देखिए फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, कराची, कोयटा, पेशावर से लोग, पिंडी से, इस्लामाबाद से, यहां तक कपड़े का गढ़ है फैसलाबाद। बहुत सारी दुनिया ट्रैवल करती है और जिन इलाकों में वायरस है वो वायरस उनके पखाने के जरिए हमारे सीवरेज सिस्टम में आता है और फिर बच्चों के हाथ और मुंह से खाने की चीजों से उनके पेट में जाता है। डेफिनेटली बड़ों के अंदर भी जाता है, लेकिन बड़ों के अंदर उनका कुव्वत मुदाफियत का निजाम अच्छा होता है, इस वजह से उन्हें कुछ नहीं कहता। और जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका दिफाई निजाम नहीं अच्छा होता, इसलिए हम 5 साल तक के बच्चों को बार बार वैक्सीनेट कर रहे हैं कि वो सारी जगह जहां पे जाके वायरस ने अटैक करना है वो जगह वैक्सीन जो है वो जाके उनको फिल कर दे और वायरस को अंदर बैठने की जगह ना मिले, वो चला भी जाए बच्चे के अंदर तो उसके पखाने से खारिज हो जाए। और सैंपल्स करने का मतलब ये नहीं, अचकेरा भी है, इस तरफ भी 3-4 हमारे सीवरेज सिस्टम्स हैं जिनके बाकायदा से 15-15 दिनों के बाद हम सैंपल कर रहे हैं
और इस वक्त पूरे पंजाब में ये सैंपल तकरीबन पॉजिटिव आ रहा है ना। ये एक मतलब 79 केसेस जो हैं वो वाइल्ड पोलियो वायरस के इस वक्त पाकिस्तान में हो गए हैं, जिनमें से आप कहें कि 10 या 12 केसेस जो हैं वो पंजाब के हैं, जिनमें रहीम यार खान, अच्छा सर, मैं डीजी यहाँ खान, पे ये लाहौर में पूछना केसेस चाह रहा हूँ आपसे, ये जो सीवरेज से पॉजिटिव आ रहा है, माइट बी पॉसिबल कि जो सीवरेज में बहा दिए जाते हैं इंजेक्शन, उसकी वजह से आ रहा है? नहीं, क्योंकि ये भी तो वीक वायरसेस ही होते हैं ना, जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। नहीं, बच्चों के अंदर जब ये इसका टेस्ट किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि ये वैक्सीन वायरस है या वाइल्ड वायरस है। ठीक। वो पता चल जाता है। वो बाकायदा तौर पे उसकी जेनेटिक कोडिंग करते हैं और उसका लिंक भी बताया जाता है। मसलन हमारे जो सिवरी से सैंपल पॉजिटिव आए हैं उनमें शिकारपुर से कोई के साथ लिंक है एक का, इसी तरह कराची से लिंक है उसका, लाहौर से 2 दफा का लिंक है, पेशावर से लिंक है सैंपल्स का, गुजरावाला से लिंक है हमारे सैंपल का। इसका मतलब यह है कि कोई बंदा वहां से यहां पे ट्रैवल करके आया, उसने यहां पे रहा, स्टे किया, एक्सक्रीट किया और वो सैंपल उसका पॉजिटिव आया। उस सैंपल की बाकायदा जहां पे भी जो सैंपल पॉजिटिव आता है ना, तो उसकी बाकायदा एक फाइल, एक उसकी मेमोरी बना दी जाती है कि ये इस तरह का सैंपल इस तरह इलाके का, और फिर जहां से नया सैंपल निकलता है उसको मैच किया जाता है उसके साथ, यानी जेनेटिक डिकोडिंग की जाती है बाकायदा तौर पे। तो उसमें पता चल जाता है कि ये वायरस कहां से ट्रांसफर होकर आया। मतलब अगर हम पिछले साल देखें तो पिछले साल हमारे पास गुडाब और इस एरिया के सैंपल्स भी पॉजिटिव आए। तो वो ये बड़ा एक साइंटिफिक तरीके पे इसके ऊपर चल रहे हैं इसमें। और ये जो सैंपलिंग की बात कर रहे हैं वैक्सीन वाले की, उनमें प्रॉब्लम्स डेफिनेटली इतना पैरालिसिस नहीं है, लेकिन हमने हर बच्चे का स्टूल चेक करना है जिसके अंदर खा वो गलत इंजेक्शन लगने से उसकी टांग में मजूरी आ गई है तो वो भी हमारा एएफपी केस है, खा उल्टियां और मोशन ज्यादा आने से उसके लिम्स के अंदर वीकनेस आ गई है, वो भी हमारा एएफपी केस है। हमने उसके भी सैंपल भेजने हैं। उसकी वजह यह है कि हम इसको खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, रेडिकेट करने की तरफ जा रहे हैं, और कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ें। मतलब 400 के करीब हमारी सर्विलेंस साइट्स हैं इस वक्त कि जहां पे जो बच्चे भी आ रहे हैं, अगर उनमें से खुदा ना खास्ता 15 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को जिस्म के किसी हिस्से में फौरी कमजोरी होती है तो वो फौरी तौर पे हमें रिपोर्ट होता है और उसका हम स्टूल भेजते हैं। और तकरीबन इस साल में 300 के करीब जो है वो सैंपल्स हम भेज चुके हैं जिन पे हमें शुबा था कि इनको पोलियो हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा बच्चा जो हमें किसी भी जिस्मानी कमजोरी में कि जो फौरी तौर पे उसको सडन कमजोरी हुई है उसमें आएगा तो उसकी हम सैंपलिंग करेंगे। बिल्कुल सैंपलिंग करेंगे, उसे चेक करने के बाद ही डिटरमिन किया जाएगा कि आया ये पोलियो का केस है या कोई और वजह से इसकी टांग जो है वो माजूर हुई है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल आज के शो में आने के लिए, लेकिन जाने से पहले हम आपको सल्यूट जरूर पेश करेंगे क्योंकि आपने कोविड के दिनों में बेहतरीन काम किया और अपनी जान की परवाह किए बिना बहुत सारी जगहों पे, जैसे आप खुद भी बता रहे थे कि जाके क्वारंटीन जो सेंटर्स है उनके अंदर विजिट किया, जो पेशेंट्स है उनको ट्रीट किया और इसके अलावा बाकी इंतजामी अमूर भी शहर के देखे। तो बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए अज़ादार, आपका बहुत शुक्रिया। आपने भी बहुत सारे मसाइल से और उनके हवाले से तमाम तरह जो मालूमात थी उससे आगाह किया। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कि हिम्मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आए, उसके लिए आपका हेयर स्टाइल बेहतरीन होना जरूरी है। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है, जो कि जना कॉलोनी में आइडियल बेकरी के सामने मौजूद है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन हेयर स्टाइल बनवाएं तो उसके लिए वहां पे जाएं। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज शेफ जहांगीर हमें क्या बना के खिला रहे हैं और क्या बना के आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ शेफ जहांगीर मौजूद है। कैसे शेफ आप? जी ठीक ठाक है, नाम आप सुनाइए। मैं भी ठीक ठाक। जनाब मुझे ये बताएं कि आज हम क्या बनाने चाह रहे हैं, किस चीज की रेसिपी हमारे साथ मौजूद है? आज चिकन पड़ा है, मुझे लगता है चिकन की कोई रेसिपी है। जी सर, आज हम जो बनाने जा रहे हैं हमारी पंजाबी ढाबा की मशहूर कढ़ाई है। पंजाबी ढाबा कढ़ाई? जी जी जी। जनाब कढ़ाइयां तो बहुत खाई होंगी, लेकिन अक्सर औकात जब आप सफर पे निकलते हैं, रास्ते में बहुत सारे ढाबे आते हैं और अक्सर औकात घर आके बातें भी होती है, जनाब वो फलां ढाबे पे जो खाना खाया था ना, उस जैसी लज्जत नहीं कहीं पे मिलती है। अब ढाबे की कढ़ाई जो है वो घर पे कैसे तैयार की जाएगी, शेफ बताएंगे आपको। जी, आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो है पंजाबी ढाबा की कढ़ाई है, रेस्टोरेंट स्टाइल में नाज़रीन। रेस्टोरेंट स्टाइल में उसे तैयार जी, जी, किया जी। जाएगा। मुझे ये बताएं कि ये कितना चिकन है जिसे हम यूज करेंगे कढ़ाई के लिए और उनके जी, 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 इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बारी बारी सब कुछ बताएं ताकि हमारी प्यारी ऑडियंस को पता चल सके। हाफ के जी कढ़ाई कट चिकन लिया हमने। उसके बाद हमारे पास 150 ग्राम ऑलिव ऑयल है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी
गार्लिक है चॉप। गार्लिक जी। है, कितने टेबलस्पून है? ये तो 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून। जी। नमक कितना यूज नमक करें? हाफ टेबलस्पून नमक है। ठीक है। हल्दी है हाफ टेबलस्पून, और लाल मिर्च हमारे पास 1 टेबलस्पून, और कुटी हुई मिर्च हमारे पास हाफ टेबलस्पून, और काली मिर्च हाफ टेबलस्पून, और हमारे पास गरम मसाला पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा गार्निशिंग के लिए ये चीजें, जी, ये सारी गार्निशिंग हरी के लिए। मिर्च और धनिया है। और फ्रेश अच्छा, दही है हमारे। दही का कितना अमल दखल होता है इस चीज को लज्जत में दोबाला बनाने के लिए? जी जी। कढ़ाई जो पाकिस्तानी खाने हैं, दही और मिल्क पैक क्रीम, ये 2 चीजें जो है ना बहुत जरूरी होती हैं। ठीक है। इससे क्या होता है, ग्रेवी बनती है आप? जी, इससे ग्रेवी बनती है, और कढ़ाई की जो लुक है वो दही चेंज हो जाती है। लुक चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं चाहता हूं अब रेसिपी को स्टार्ट किया जाए जल्द से जल्द, क्योंकि आज जनाब हम जो माहौल बनाने जा रहे हैं ना वो बड़ा जबरदस्त होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा ये मुझे बताएं, देन हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे। पहले जी जो आपका ऑयल होगा इसे पोर कर लीजिएगा आप कढ़ाई के अंदर, और इसे अच्छे से गर्म किया जाएगा। जी, अच्छे से देन गर्म किया जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक ऐड कर लिया जाएगा। ये कल की तरह ही तो नहीं कि गार्लिक जब तक ब्राउन नहीं होगा तब तक हम इसे पकाएंगे? थोड़ा सा इसको हम ब्राउन करेंगे। जी, ब्राउन करेंगे। जी। आज सेगमेंट हमारा मजेदार इसलिए होने जा रहा है क्योंकि ये अक्सर औकात कहा जाता है कि लज्जत भरे खाने के साथ साथ म्यूजिक का तड़का अगर साथ में लग जाए तो उसका मजा दोबाला हो जाता है। तो आज हमारे साथ मंजूर मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत फेमस हमारे शहर के सिंगर हैं और बहुत जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं। हमारे शहर फैसलाबाद का मायानाज नाम है। तो वेलकम करते हैं जनाब मंजूर साहब आपको शो के अंदर। आज हम मजे मजे के खाने बनाएंगे और उसके साथ साथ म्यूजिक का तड़का देंगे। तो आज जो रेस्टोरेंट का जो माहौल होता है ना वो आज हमने स्टूडियो में बना लिया, और ऊपर से हमारे जबरदस्त शेफ हमारे साथ मौजूद हैं और मजे मजे के खाने बना के खिलाएंगे और म्यूजिक सुनेंगे हम मिर्जा साहब से। तो हमारा जो गरम घी ऑयल है उसके अंदर हमने अब जो लहसुन डाला है जिसे काफी हद तक ब्राउन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि आप स्टेप जल्दी जल्दी बता दें ताकि हम साथ साथ म्यूजिक का तड़का भी ले इसके सकें। अंदर अभी हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड कर लिया जाएगा। और इसे कितनी देर तक अब पकाया जाएगा? तकरीबन ये 5 मिनट के लिए। चलें जी, 5 मिनट तक जब तक ये पकेगा, क्योंकि ईद मिलादुन नबी हमारी करीब आती चली जा रही है। और जैसे ही ईद मिलादुन नबी के हवाले से रब्बिल अव्वल का महीना आता है, ये पाक फिजाएं जो है वो झूम उठती हैं आका के नाम से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के बादशाह का नाम जब भी आता है तो हर शख्स का दिल जो है वो नूर से मुनव्वर हो जाता है। तो आज मैं मिर्जा साहब से गुजारिश करूंगा कि रब्बिल अव्वल के हवाले से आज हमें कुछ अता करें, कुछ सुनाना शुरू करें, ताकि आज हमारे स्टूडियो का माहौल जो है वो नूर की फिजाओं से झूम उठे। मिर्जा साहब आपसे गुजारिश है जनाब, स्टार्ट कीजिएगा। तो बहुत खूब मिर्जा साहब, आपने तो जनाब आज सुबह का आगाज बड़ा जबरदस्त किया। वेलकम करते हैं आपको जनाब पहले तो शो के अंदर, और उसके बाद आपके गले में जो आवाज का जादू है ना, ये जादू जब लोगों पे चलता है ना तो उनके कानों में जब रस घोलते हैं आप, यकीन जानिए एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। ये कहा जाता है ना कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा है। तो इस ग़िज़ा के लिए बहुत सारे लोग बेताब रहते हैं, और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उससे महजूज भी हो रहे होते हैं, और ज़ाहिरी तौर पे हमारी जो नाज़रीन है आज वो काफ़ी महजूज हुई होगी। तो क्या कहेंगे आप, संगीत को हमारे शहर के लोग कितना पसंद करते हैं? ये तो आप सब ने देखा होगा, फैसलाबाद बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, तो ये हमारी खुशनसीबी कि हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं। इधर तो हर बंदा ही सुर और मौसीकी से मोहब्बत करता है, और आप किसी को भी देख लें वो थोड़ा बहुत सुर से वाबस्ता जरूर होगा। अब इस वाबस्तगी के हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की धरती से ताल्लुक रखते हैं, तो म्यूजिक और संगीत के हवाले से गुफ्तगू कैसे नहीं हो सकती। तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन। तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब मिर्जा साहब, आपने तो जनाब एक माहौल बना दिया यहाँ पे, और क्या जबरदस्त गायकी, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत गले से आपको नवाजा है, और उतने ही बेहतरीन अंदाज में आपने उसको निभाया भी। तो मिर्जा साहब, कितना अरसा हो गया आपको इस गायकी से वाबस्ता हुए? मुझे तकरीबन 25 साल हो गए, 25 साल से आप सुर और संगीत की हिफाजत कर रहे हैं। जी, बस और कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, इसके लिए लगन और खुदा की अता होना जरूरी होता है। सबसे मेन बात तो यह है भाई, अल्लाह पाक का करम होना चाहिए। हाँ।
अगर अता है आप पे, आपको खूबसूरत गले से अता किया है अल्लाह ताला ने, फिर ही आप कुछ सुना सकते हैं ना। गाना तो हर शख्स चाहता है, लेकिन निकलता किसी किसी के गले से, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अता होती है कि किसी को ये गिफ्ट होता है। मैं कहता हूँ ये गॉड गिफ्ट होता है, ये खुदा का तोहफा होता है इंसान को, और इंसान खुद इस चीज को डेवलप नहीं कर सकता जब तक उसकी नजर इस चीज पे ना जाए। 25 साल आपको हो गए, बहुत सारे शहरों के अंदर आपने परफॉर्म किया। सबसे ज्यादा म्यूजिक लवर किस शहर के लोग हैं? सबसे ज्यादा तो म्यूजिक लवर डेफिनेटली फैसलाबाद और लाहौर में, तो बाकी तो हर जगह लोग प्यार करते हैं, सुर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग लाहौर फैसलाबाद में ज्यादा। अच्छा, फैसलाबादियों की एक और भी खुसूसियत होती है ना मिर्जा साहब, जहाँ पे आप गलत सुर लेते हैं और पकड़ लेते हैं, बड़ा मुश्किल काम है फैसलाबाद और लाहौर में गाना, क्योंकि हर बंदा ही समझता है सुर को, और खासकर फैसलाबाद में तो हर बंदा ही बहुत डीपली देखता है सुर को। आपने म्यूजिक की तालीम किससे ली? मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद शबीर हुसैन साहब और उस्ताद शबाद हुसैन साहब, ये मेरे उस्ताद कराम है, तो इन्हीं से मैंने म्यूजिक सीखा। जितना भी इसका इल्म है वो इन्हीं से मैंने सीखा है। तालीम कैसे लेते थे? मतलब कहा जाता है कि जो सुर संगीत से वाबस्ता लोग होते हैं वो तो नमाज के वक्त से, फजर के वक्त से भी पहले उठ जाते हैं और राग अलापते हैं और ट्रेनिंग की जाती है इस चीज की। किस तरह से आप ट्रेन होते हैं? इसी तरह बिल्कुल, क्योंकि जो फजर के बाद का जो टाइम है ना, वो माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ उस वक्त कोई भी काम आप करें उसमें अल्लाह पाक की तरफ से वैसे ही बरकत पड़ जाती है, क्योंकि सुबह सुबह रहमत के फरिश्ते जमीन पे पहुंचते हैं, तो कोई भी काम करते हैं, रियाज करते हैं या कोई भी काम करते हैं उसमें। अच्छा, आपने राग प्रॉपर सीखे हैं, मतलब या गाना ही? ये जो पहाड़ी होता है, दरबारी राग होता है, बिल्कुल बैराम राग होता है। कैमरामैन राशिद यहाँ पे मौजूद हैं, वो इस चीज को समझते होंगे, क्योंकि बहुत सारे हमने पैकेजेस शूट किए हैं इस चीज के ऊपर, बहुत सारे सिंगर्स। तो कोई हमें राग सुनाए, पहाड़ी राग या दरबारी राग हमें जरा गुनगुना के जरूर सुनाइए। मैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी आज ढाबा कढ़ाई काफी हद तक तैयार हो चुकी है, और इसके अरोमा से, इसकी खुशबू से हमारा स्टूडियो महक रहा है। जहां इसकी खुशबू से हमारा स्टूडियो महक रहा है, वहां पे मिर्जा साहब की मौसीकी से हम सब बहक भी रहे। तो बहकना और महकना जो मिलके एक बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट जो है बना रहा है। तो हमारे शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। कब तक तैयार हो जाएगी? मेरा ख्याल है आखिरी मरहल में जी ये फाइनल हो चुकी है, अभी इसकी हम गार्निश करके आपको सर्व। गार्निशिंग इसकी की जाएगी, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है, तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी हंडिया जो है वो तैयार हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं आप इसे कंटिन्यू करें और गार्निशिंग करके जल्द अज जल्द हमें पेश करें, ताकि हमारे जो मेहमान यहाँ पे मौजूद है वो सुरीले तो हैं, आज खाना भी सुरीला उनको खिलाएंगे, ताकि आज का माहौल जो है उसे दोबारा किया जा सके। मिर्जा साहब क्या कहेंगे आप, जब बात आती है म्यूजिशियंस की, तो ये खाने के हवाले से भी बड़े कॉन्शियस होते हैं और फूड लवर होते हैं। आप भी फूड लवर हैं? जी बेशक, एक्स्ट्रा फूड लवर होते हैं, जो खासकर जो आर्टिस्ट कोई भी होता है, बल्कि मैं कहता हूँ जो बहुत डीपली सोचता है वो खाने के लिहाज से भी बड़ा डीपली जाता है। तो अच्छा खाना, अच्छा गाना, ये तो हमारा शौक है, ये पैशन है। और खाने की स्मेल से ही, उसकी खुशबू से ही आपको पता चल जाता है ये कैसा बना होगा। तो आज हमारे पूरे स्टूडियो महक रहा है। कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं ना, हमारे शेफ की पकाई की डिश आपको कैसी लग रही है, कैसी होगी? माशाल्लाह जितनी खुशबू अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली खाना भी बहुत जबरदस्त होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं मिर्जा साहब कि जो सिंगर्स होते हैं उनकी जान अटकी होती है कीमा करेलों में, ऐसी क्या बात होती है इसमें? अभी भी अटक गई है। जनाब हमारे आज हेड कैमरामैन सलमान साहब भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी आज माहौल को खूब एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा स्टूडियो में मुनफरिद माहौल है, खाना तैयार हो रहा है, उसके साथ साथ म्यूजिशियंस बैठे हैं, तो आज खूब चिल किया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। तो मिर्जा साहब मैं चाहूंगा आप कोई एक आधी आइटम हमें और सुनाएं, ताकि जब तक ये डिश में पोर होगा तो वो आपसे सुने। लेकिन सुनने से पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं जी जी,
मुझे ये बताइएगा, फैसलाबाद में बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत सारा मुकाबले भी आपस में करते हैं कि मुझे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी वीडियो अपलोड करें, लोग उसको पसंद करेंगे, क्योंकि ये जो लाइक्स और कमेंट्स होते हैं ना, यही आपके वोट्स होते हैं। तो क्या कहेंगे, सोशल मीडिया से ट्रेंड बड़ा सेट हो रहा है, बहुत सारे लोग वायरल गली मोहल्लों से उठ के हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे? मैं समझे ये आज के दौर में बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, कि अभी किसी चैनल वगैरह के जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सोशल मीडिया पे अपनी आइटम डालनी है तो उसी वक्त आपको पता चल जाए कि लोग मुझे कितना पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे। तो सोशल मीडिया मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, तो जो जितना भी छुपा हुआ बंदा वो 1 मिनट में सामने आ जाता है। क्योंकि पिछले दिनों में ना हमारे यहाँ एक फैसलाबाद के ही डी टाइप के कुछ 2 बच्चे थे, अदम अब्बास और नुमान लड़के का नाम था, और एक की उम्र 12 साल थी, एक की उम्र 7 साल थी। उन दोनों ने उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब का गाना स्कूल के अंदर खड़े होकर गुनगुनाया था। बिल्कुल ठीक है, भूल जाने की सजा, वो गाना गुनगुनाया, और गुनगुनाने के बाद उनके टीचर ने उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। वो अपलोड होते ही इतना वायरल हुआ कि तमाम के तमाम लोग ढूंढ रहे थे ये बच्चे कहां पे छुपे। तो सबसे पहले सिटी 41 में मैंने जाके उनका इंटरव्यू किया था, उनको दुनिया के सामने लाया था। इवन हमने अपने शो में 41 पे भी और 24 में जुग्गन काजम के शो में भी हमने उसको लाइव दिखाया। और उसके बाद लाइव शो के अंदर उन बच्चों ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब से मिलना चाहते हैं, जिसके बाद उस्ताद राहत फतेह अली खान ने उनकी न्यूज हमारे चैनल पे देखी और उनको टाइम भी दिया, लाहौर उनको स्पेशली बुलवाया, उनसे नात शरीफ भी सुनी और उसके बाद उनको दाद भी दी और उनको बहुत सारी टिप्स भी दी कि किस तरह से वो इन फ्यूचर जो है बेहतर हो सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया जो है ये एक अर्निंग का तरीका भी बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है। क्या कहेंगे, आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया? मेरा यूट्यूब चैनल है मंजूर अहमद मिर्जा के नाम से, तो यूट्यूब चैनल चला भी रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि फेसबुक या यूट्यूब वगैरह या सोशल मीडिया जिससे मैं बात कर रहे हैं उसके हवाले से जाएं तो ये मैं दूसरा बात समझूंगा 41 का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, हमारे फैसलाबाद की ये शान है 41 में। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश होती है जनाब जो भी नया टैलेंट है उसे लाके दिखाया जाए। शेफ से मैं दरख्वास्त करूंगा जो आज हमने डिश तैयार की उसकी प्लेट्स आगे रख दी जाएं ताकि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें कि कितनी खूबसूरत डिश है जो आज हमने तैयार की है। तो जनाब ऑडियंस से इस चीज की लाजमी मैं माजरत चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, खा नहीं सकते, खाएंगे आज इसे हम ही, लेकिन हमने आपको इसे बनाने का तरीका जरूर बता दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ढाबा की जबरदस्ती कढ़ाई आप तैयार करें, उससे खमीरी रोटियां या फुलके साथ में हो और साथ में हो ग्रीन सैलेड और दही जीरे वाला तैयार हो और साथ में हो कोल्ड ड्रिंक, तो जनाब मैं कहता हूं माहौल बन जाता है। वो माहौल तो बन गया, अब आपने माहौल बनाना है। मैं चाहता हूं आप स्टार्ट करें और हमें कुछ सुनाएं। लेकिन जाने से पहले मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए और आपके तबला नवाज भी हमारे साथ मौजूद थी, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे शेफ का भी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले हम मिर्जा साहब से कुछ ना कुछ सुनते जाएंगे।